आज ज़्यादातर एमसीएक्स के काउंटर दबाव में दिख रहे हैं। बेस मेटल सारे दबाव में हैं, क्रूड दबाव में हैं, सोना और चांदी दबाव में है। सोना तो 56,500 के आसपास फिसल कर आ चुका है, लेकिन क्या ये गिरावट और भी बढ़ सकती है या यहाँ से खरीदारी लौटेगी? यही आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान भी हैं। मानव मोदी है मोतीलाल ओसवाल से, एक्सिस सिक्योरिटी से दिव्या गगलानी हैं और भिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और मैं हूं विश्व मोहन। और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले सोने की बात। मानव बताइए, गोल्ड आज कमजोर दिख रहा है। आज जो डे ट्रेडर हैं या जो इस हफ्ते के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, आज की गिरावट में उनके लिए क्या सलाह है? जी नमस्ते यशवंत जी। नमस्ते सर। मेरे ख्याल से जो गोल्ड के ऊपर हमने पिछले हफ्ते भी यही चर्चा की थी। हमने एक वही नोट निकाला था कि कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है, कोई ऐसे फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। और 9 जुलाई के जो टैरिफ के अपडेट्स हैं वो भी थोड़ा एक हमें संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रम्प भी यही चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि सीज फायर भी कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ वो डील भी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिस्क प्रीमियम पूरा का पूरा गोल्ड प्राइसेस में से निकाल रहा है। अगर आप देखें ओवर द वीकेंड दो चीजें हुई। एक तो टैक्स कट बिल पास हुआ सेनेट में। दूसरा, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे देशों के साथ लेटर्स साइन हुए हैं फॉर अ ट्रेड। और 1 अगस्त तक जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ब्रिक्स नेशन के ऊपर थोड़ा दबाव है टैरिफ को लेके, लेकिन ज्यादा कुछ उसमें अपडेट अब तक आया नहीं है। नॉन फार्म पेरोल नंबर्स, जो जॉब नंबर है, वो भी बहुत बढ़ के आए हैं, जिसका दबाव हम आज के सेशन में देख रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद है। तो काफी सारी चीजें यूएस के हॉलीडे के वजह से वो हम एक दबाव देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, जो मार्केट शायद इवेंचुअली आज शाम तक सेटल होना चाहिए। सोना मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा मंदी में रहेगा, थोड़ा सेल ऑफ रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई फ्रेश ट्रिगर्स है नहीं जो सपोर्ट करे। यहाँ से कोई बड़ा एक ट्रिगर चाहिए जो प्राइसेस को लेके जाए। शायद 98,000 96,000 का एक रेंज है। इधर साइड अगर ब्रेक होता है अगस्त एक्सपायरी के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से और नीचे भाव आने चाहिए। और आपको यहाँ से नीचे दिख रहा है। और चांदी में मानव क्या लग रहा है? चांदी भी उसी तर्ज पे कमजोर होगी या चांदी की चाल अलग हो सकती है? जी मेरे ख्याल से चांदी में ये थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स भी काफी नीचे आए हैं टॉप से। अगर आप कॉपर की भी बात करें तो चांदी में एक अच्छा हाई बना था, वहां से $37 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। लेकिन आप गोल्ड सिल्वर रेशियो पे अगर एक बार ध्यान दें तो 100 के आसपास से आज हम 90 के आसपास खड़े हैं रेशियो पे। तो शायद थोड़ा सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से रेशियो थोड़ा ऊपर भी जाता है। मेरे ख्याल से ओवरऑल ट्रेंड रेशियो का भी नीचे ही लग रहा है, मे बी 88 85 के करीब इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। तो चांदी में अगर नीचे का भाव आज के दिन में शायद थोड़ी सेल ऑफ आ सकती है, बिकॉली आ सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट खुलने के बाद का एक मार्केट है। लेकिन उसके बाद सस्टेन होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी व्यू खरीदारी का ही रहेगा। चांदी में आपकी खरीदारी की राय यहाँ पर बनी रहेगी। आप बताइए दिव्या गगलानी जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही? मोहन जी, गुड मॉर्निंग सर। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो जो लगातार 3 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक थी वो लास्ट फ्राइडे को ब्रेक हुई थी। मेन रीजन ये था कि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था, तो वो वन ऑफ द रीजन था सेल ऑफ के पीछे। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स है जो मल्टी ईयर लो पे चला गया था, उसमें भी हमें माइल्ड रिकवरी देखने मिली थी। ओवरऑल मैं बात करूं तो गोल्ड जो है 97,500 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है। एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन है वहां पे, तो जब तक प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाते, सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे के लिए 96,800 का लेवल अगर आता है तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 97,100 का मेंटेन रखे और टारगेट नीचे में 96,400 का रखे। चांदी की मैं बात करूं तो जो सेल ऑफ हमें देखने मिला था बुलियन में, तो वो उसका इम्पैक्ट चांदी में भी देखने मिला। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1,09,500 का लेवल है। प्राइस जो है उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है काफी टाइम से। लास्ट वीक भी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, तो मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांदी में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। इंट्राडे में 1,08,000 के आसपास जो करंट लेवल है वही सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,08,400 का रखे, नीचे में जो टारगेट है 1,07,400 का मेंटेन करें।
तो ये भी आपको लग रहा है कि इंट्राडे में थोड़ी गिरावट आ सकती है। 1,08,400 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की सलाह है। आप बताइए बिटपन जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर ही? देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड में फिलहाल के लिए जो ट्रेंड बना हुआ है, मुझे तो लग रहा है एकदम पूरा नॉन ट्रेंडिंग करेक्टिव टाइम सेशन वाला है टाइम। लेकिन बीच बीच में थोड़ा जो अंडरलाइन 2-3 दिन का मोमेंटम होता है, थोड़ा स्विंग्स होता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो फ्राइडे का नॉन फार्म डेटा आया था, उसने थोड़ा ट्रिगर सेलिंग किया था। और पॉसिबली बाजार एक बार मुझे लग रहा है सा और $30 to $80 या $30 to $70 तक स्पॉट पॉसिबल है एक बार डिप लाने के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ गोल्ड में थोड़ा सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबव 97,000। तो 96,000 to 95,000 इंटरनेट का इंट्राडे टारगेट ले सकते हैं गोल्ड के लिए चांदी ऑन द के बेस लिए? ऑफ चार्ट। सिल्वर के लिए देखिए सर, सिल्वर में ओवरऑल बायस पॉजिटिव है अभी तक, लेकिन हाँ प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। जब तक देखिए ओवरऑल ये 1,05,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तब तक कोई बेयरिश ट्रेंड का तो बात नहीं है। लेकिन हाँ ये ट्रेंड एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, ये 1,09,000 1,08,500 के आसपास अटक जा रहा है। तो ये इसमें काम करना चाहिए, इसमें कोई डिक्लाइन आने से मेरे हिसाब से बाय ही करना चाहिए। जिसके पास बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कैपेबिलिटी है, तो 1,05,000 के नीचे स्टॉप लॉस ला के कोई करेक्शन आता है 1,60,000 1,06,500 उसके आसपास मेरे हिसाब से लेना चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म बैट। तो फिलहाल के लिए अभी इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सिल्वर को बाय द डिक्लाइन करना चाहिए। पर इन गोल्ड को मुझे लग रहा है इंट्राडे में शॉर्टिंग हो सकता है। ओके, तो इंट्राडे में शॉर्ट करने की सलाह गोल्ड को और सिल्वर बाई ऑन डिक्लाइन की राय के साथ काम करे। आपकी और मानव की व्यू बिल्कुल सेम है। लेकिन चांदी में आज इंट्राडे के लिए भी बेचने की सलाह दिव्या गगलानी जी की है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सारे एक्सपर्ट्स हमारे बुलिश हैं सोने और चांदी को लेकर। क्रूड पर दिव्या आप बताइए, ऑप्शंस में कुछ मौका मिल रहा है क्या? क्रूड ऑयल की बात करें तो लास्ट वीक ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक सरप्राइज हमने देखने मिला। एक्सपेक्टेशन था कि 4,11,000 के आसपास ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त को। उसके बदले 5,48,000 बैरल्स पर डे का उन्होंने डिसीजन लिया। तो काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज है प्राइसेस के लिए। पर ऑन दी अदर एंड जो डेटा अच्छा आया था लास्ट वीक यूएस के ओर से नॉन फार्म पेरोल का, तो प्राइस को लोअर एंड पे सपोर्ट दे रहा है। पर नियर टर्म में मुझे क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज का ही व्यू दिख रहा है कि जब तक प्राइसेस 5,800 के ऊपर सस्टेन नहीं होते और तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। क्रूड ऑयल की मैं बात करें तो 5,700 का जो पुट ऑप्शन है, अगर 140 के करीब आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 110 का रखें और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करें। 700 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह 180 के टारगेट के लिए। आपकी राय क्या है बिटूपन जी कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में मेरा भी ओवरऑल बैरिश या एक बैरिश प्रॉपर नहीं है, साइडवेज टू डाउन साइड है। ऊपर 5800 5850 का जो लेवल है उसके ऊपर नहीं दिख रहा है बाजार, और नीचे भी फिलहाल के लिए 5550 या 5500 तक बाजार दिख रहा है। तो यहाँ पे सेल और राइज ही करना चाहिए। 5730 5750 के आसपास अगर बाजार पुल बैक आता है तो वहां पे शॉर्ट लेना चाहिए। और 5,550 का टारगेट बनेगा, 5850 का स्टॉप लॉस। अगर ऑप्शंस के जरिए करना है तो इट्स मोर कंफर्टेबल। आप अगर कॉल राइटिंग करते तो बेटर है। 5700 नहीं, 5800 कॉल का भाव अभी 95 है। अगर 105 110 मिलता है तो उसको शॉर्ट लेके होल्ड कर सकते हैं 17 जुलाई के एक्सपायरी में। मुझे नहीं लग रहा कि बाजार में कोई आपसा सस्टेनेबल होगा 5800 को। मुझे नहीं लग रहा नहीं कि करेगी। बाजार सेल ऑन sustain राइज कर की स्ट्रेटजी के साथ काम करे या पुट ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा है, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सर, मेरा सवाल ये होगा कि बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी का फैसला हुआ है अगस्त के महीने में ओपेक प्लस मेंबर्स की तरफ से, उसके बाद भी उस तरह की गिरावट नहीं आई कच्चे तेल को लेकर। नरेंद्र जी से बात करेंगे, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं मानव से। तब तक मानव, आप बताइए आपकी राय क्या है कच्चे तेल को लेकर, क्या चाल दिख रही है यहाँ से? जी मैं सहमत हूँ विश्वमोहन जी, क्योंकि आप देखेंगे ओपेक प्लस का जो बढ़ोतरी की बात की है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप समर ड्राइविंग सीजन की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा शायद ऑफसेट कर ले, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए इतनी बड़ी फॉल नहीं दिखी। इवेंचुअली ये हफ्ते में मुझे लग रहा है शायद वो फॉल कंटिन्यू होगी, जैसे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। टैरिफ के ऊपर भी काफी वेट था कि टैरिफ कैसे अनफोल्ड होंगे, तो अब वो भी एक्सटेंड हो गया तो उसका भी रिस्क प्रीमियम थोड़ा टूटेगा। तो शायद अगेन वही 5730 के आसपास मिलता है तो 5800 का स्टॉप और 5610 का टारगेट होगा। बड़ी रेंज 54 और 5800 के आसपास की लग रही है। सर, नरेंद्र तनेजा जी भी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी के बाद भी कच्चे तेल में उस तरह की गिरावट नहीं आई, क्या आगे और बाजार कमज़ोर हो सकता है क्या?
नहीं नहीं, देखिए जो ओपेक ने अभी बात करी है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसलिए कीमत कम नहीं आई है कि देखिए कहीं पे कोई डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल पे, देखिए डिमांड तो कहीं नहीं बढ़ रही है, वो ठीक बात है, लेकिन कहीं पे कोई सप्लाई डिसरप्शन नहीं है, तो डिमांड लेकिन अभी इतनी बरकरार है। कुछ जगह से डिमांड बढ़ने के संकेत भी आए हैं, चीन से भी थोड़े से संकेत आए हैं, और जब सबको मिलाकर के सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो जो कीमत आज दिख रही है वो काफी रियलिस्टिक है। उसमें जो पहले बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था वो पहले से काफी कम हुआ है। और मेरा अपना मानना है कि जो ओपेक ने फैसला लिया है वो उस फैसले के पीछे असली वजह यह है कि जो ओपेक के बड़े उत्पादक देश हैं, जिसमें खासतौर से सऊदी अरब है, उनकी ये चिंता है कि उनका मार्केट शेयर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें, भारत और चीन दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे बड़े तेल के आयातक हैं और यहाँ पे उपभोक्ता भी हैं। तो इन दो देशों पे ओपेक की खासतौर से निगाह है, और ओपेक के अंदर खासतौर से कुवैत, इराक, आबू धाबी और सऊदी अरब की, कि जो भारत और चीन में उसका जो मार्केट शेयर है वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं। एक तरफ तो अमेरिका की कोशिश है कि वो भारत को खासतौर से और तेल बेचे, दूसरी तरफ रूस से भारत तेल ज्यादा खरीद रहा है, वो भी एक सच्चाई सामने आ रही है, जिसके लेकर के ये लोग थोड़े से इन देशों में परेशानी है। तो मार्केट शेयर की लड़ाई है। जो ओपेक ने फैसला लिया है उसके पीछे ओपेक के बड़े बड़े देशों का ये कोशिश है कि उनका जो मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट मार्केट में क्रूड ऑयल के, वो कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी उसमें कमी आई है, जैसा आपने देखा अमेरिका और रूस के तेल की वजह से, उसको वो उसमें करेक्शन चाहते हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन सऊदी ने अरब लाइट क्रूड के जो दाम एशियाई ग्राहकों के लिए बढ़ाए हैं, क्या ये माहौल सही था बढ़ाने के लिए? देखिए, हमने ये देखा है कि जो सऊदी अरब है वो, आप दशकों से देख लीजिए, वो जो हमेशा एशिया के जो बायर्स हैं उनके लिए थोड़ा कीमत ज्यादा रख लेता है, उसको एशियन प्रीमियम भी बोलते हैं, और अक्सर वो कीमत भी बढ़ाता है। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है जिससे जो उनके तमाम अन्य उपभोक्ता अन्य महाद्वीपों के अंदर है, अन्य देशों के अंदर है, उसको वो बराबर की कीमत आए। जहां तक डिलीवरी कॉस्ट है, क्योंकि भारत से मात्र 3 दिन लगते हैं, सऊदी अरब से जो टैंकर चल के आता है वो भारत 3.5 दिन में पहुंच जाता है, तो लिहाजा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, और उस वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाती है। तो भारत को जो लैंडिंग कॉस्ट क्रूड की होती है वो अन्य देशों के मुकाबले कम हो जाती है अगर वो अपना प्रीमियम ना लगा। ये उनका एक तर्क है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो अन्य देश हैं वो ये शिकायत ना करें कि आप भारत को सस्ता तेल बेच रहे हैं। लेकिन हालांकि उसकी वजह जो है वो ये शिपिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि सऊदी अरब भारत से बहुत नजदीक है। वो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत को, चीन को, पाकिस्तान जो उनका मित्र देश है, उनको सबको इस बात की शिकायत रहती है। ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। हालांकि वो पाकिस्तान को कंसेशन देते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन भारत हमेशा शिकायत करता रहता है। तो लिहाजा उसको वो बैलेंस करने के लिए कभी कीमत बढ़ाते हैं, कभी एशियन प्रीमियम एडजस्ट करते हैं, जिससे कि जो इंटरनेशनल कॉस्ट क्रूड की है उसको वो बराबर रख सके अन्य आयातकों के लिए जो एशिया के बाहर है। शुक्रिया सर, ये तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और साथ ही कच्चे तेल का मार्केट आगे कैसा रह सकता है ये भी गाइड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कच्चे तेल से। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स भी आज सारे ही कमज़ोर है। कॉपर भी कमज़ोर है, जिंक 255 के आसपास आ चुका है, आधे % के आसपास यहाँ भी गिरावट है। कॉपर 890 के नीचे है। मानव, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? कहाँ आपको ज़्यादा नरमी देखने को मिल सकती है आगे? आज मेरे ख्याल से जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये वही है। जैसे डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा उछाल आया है। मेरे ख्याल से सारे कमोडिटीज को आज यूएसडी आईएनआर ने थोड़ा सपोर्ट दिया है, क्योंकि इतने दिनों की फॉलिंग के बाद यूएसडी आईएनआर थोड़ा 8570 के आसपास है, तो उसका थोड़ा सपोर्ट है बिल्कुल। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जिंक के ऊपर थोड़ी सेल ऑफ और आ सकती है। एल्यूमिनियम बहुत ही साइडवेज है। कॉपर भी ज्यादा रेजिलियंस बता रहा है, तो मुझे लग रहा है जिंक में 256 के आसपास अगर आता है तो एक बार बिकवाली कर सकते हैं। 258 का स्टॉप रहेगा, 251.5 का टारगेट रहेगा। आप देखेंगे अगर एक और चीज, जो एक और डेवलपमेंट हुई है लास्ट थर्सडे या लास्ट वेडनेसडे से, कॉपर में फिर से एक बार एलएमई और शांघाई की इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ने लगी है, तो उसका भी थोड़ा एक दबाव जो है वो कॉपर पे दिख रहा है। लेकिन हालांकि दूसरे कई फैक्टर्स हैं जो नीचे में कॉपर को सपोर्ट दे सकते हैं। तो बेस मेटल पर आपकी राय आ चुकी है। दिव्या, आपकी टॉपिक क्या होगी? 2 काउंटर जहां आपको लग रहा है कमजोरी ज्यादा दिख सकती है मेटल्स में आज। की बात करें तो लास्ट वीक प्राइस में जो रैली आई थी पर वो सस्टेन नहीं हो पाई, एक हमें करेक्शन देखने मिला एलिवेटेड प्राइजेस के वजह से। ऐसा इंडिकेशन है कि चाइना के जो फैब्रिकेटर्स है वहां से डिमांड में कमी आई है, और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी आई है वो भी एक नेगेटिव साइन है प्राइजेस के लिए।
टेक्निकली बात करूँ तो कॉपर में जो ब्रेकआउट देखने मिला था 900 के ऊपर, वो सस्टेन नहीं हुआ, तो काइंड ऑफ एक ट्रैप है वो बुल्स के लिए। तो मुझे को एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है 880 के आसपास। इंट्राडे की मैं बात करूँ तो 892 का लेवल अच्छा है, प्राइस अगर वहां पे आता तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 896 का रखे, नीचे में जो टारगेट है 887 का मेंटेन करें। सेकेंड पिक मेरी जिंक के अंदर रहेगी, जिंक भी सेल ऑन राइज कर सकते हैं अराउंड 257, स्टॉप लॉस हम 258.50 का रखे, टारगेट नीचे में 255 का मेंटेन करें। तो चलिए, आपको लग रहा है कि कॉपर और जिंक दोनों में नरमी आज दिख सकती है इंट्राडे में। 887 तक का टारगेट है आपका कॉपर का, और जिंक का है 255 का। आपका बिटूपन, आपकी राय बेस मेटल्स पर? देखिए, बेस मेटल में वीकनेस है, जिंक में वीकनेस है, लेकिन मुझे लग रहा है कॉपर में एक बार देखना चाहिए कि कॉपर ने जो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट किया था वो टारगेट अचीव करके वही सपोर्ट रेंज के आसपास आ रहा है। तो वहां से एक रिएक्शनरी मूव हो सकता है, बाजार सपोर्ट से एक बार बाउंस बैक देने के लिए कोशिश कर सकता है। तो 887 का एक रेंज लेवल है जहां पे मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहां पे बाय बनेगा इंट्राडे के लिए। हालांकि मैं पूरे ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ रैली के लिए। 887 के आसपास बाय बन सकता है। 893 से 895 का आपका टारगेट रहेगा, और 883 का स्टॉप लॉस है कॉपर में। हालांकि अगर सेल साइड में करना है तो जिंक इज मोर वीकर। यहाँ पे अगर पुल बैक आता है 250 650 के आसपास मेरे हिसाब से जिंक बेच सकते हैं। 253 252 का टारगेट रहेगा, और 258 के ऊपर 258.50 के ऊपर स्टॉप लॉस। ये राय है बेस मेटल्स को लेकर। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एग्री मार्केट की बात करेंगे, साथ ही नेचुरल गैस में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। वहाँ पे कॉल्स किस तरह से आपको करनी है, ऑप्शंस में क्या ट्रेड है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। आज यहाँ पर गिरावट 2-2.25% के आसपास की दिख रही है, 284 के आसपास है। दिव्या, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या एनजी में? नेचुरल गैस की बात हो, लास्ट वीक हमें एक भारी गिरावट देखने मिली। डेटा जो था, इन्वेंट्री डेटा, वो भी काइंड ऑफ बेरिश था प्राइजेस के लिए, इन्वेंट्रीज बढ़ के आई थी। दूसरी तरफ वेदर का जो फोरकास्ट है वो भी चेंज हुआ है, तो जो समर डिमांड है वो इम्पैक्ट हुई है। नेचुरल गैस में हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 290 का जो पुट ऑप्शन है 16 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 14 का रखें, टारगेट ऊपर में 19 का मेंटेन करें। 290 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है, 16 पे 19 का टारगेट और 14 का स्टॉप लॉस है। आपकी राय बिटूपन जी, नेचुरल गैस में क्या गिरावट और बढ़ सकती है? आपकी भी राय बेचने की है क्या आज की? हाँ जी, 265 से 270 का एक रेंज है जहां तक बाजार मुझे लग रहा है गिर सकता है, और पुल बैक में बेचना चाहिए। फंडामेंटल तो इस सीजन में वीकनेस ही रहना चाहिए, और जब तक बाजार 305 के नीचे है तब तक ये वीकनेस है। पुल बैक पे मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। 280 या 290 वाला स्ट्राइक दोनों है, जिसमें लिक्विडिटी है, वहां पे बेच के काम कर, मतलब बाय करके काम कर सकते हैं पुट को। तो 290 वाला पुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25 to 27 बन सकता है। रेंज होगा आपका 60 to 70 रेंज बाइंग, और 13 का स्टॉप लॉस। अगर 280 में एंट्री करते तो सेम लाइक मेरे को लग रहा है बाजार एक बार 21 से 19 तक पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से पुट में लेना चाहिए, और बाजार में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 265 से 270, और जब तक 300 के नीचे है तो सेल ऑन राइज ही रहेगा। भी जितने एक्सपर्ट्स थे वो भी यहाँ पे सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी के साथ ही काम करने की सलाह दे रहे थे नेचुरल गैस में, और अभी तक हमारे भी दोनों एक्सपर्ट्स ने। मानव, आपकी मोहर क्या है? आप क्या कहेंगे, नेचुरल गैस और टूट सकता है क्या यहाँ से? जी, मेरे ख्याल से मेरा भी सिमिलर ही व्यू है, क्योंकि लास्ट वीक फ्राइडे को यूएस बंद होने के बावजूद आप देखेंगे उसके पहले भी 295 का एक सपोर्ट था, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ सप्लाई भी इंक्रीज होती हुई देखी। वेदर रिपोर्ट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं आए ओवर द वीकेंड, तो दोनों ही चीज कहीं ना कहीं है। तो अभी 280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 280 ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से और ज्यादा सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। ओवरऑल वीक ही लग रहा है काउंटर। 295 305 जब तक नहीं ब्रेक होता है ऊपर में, तब तक सेल ऑन राइज कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 285 287 के आसपास अगर पुल बैक आता है तो वहां पे बेचना चाहिए। 276 का टारगेट रहेगा, 293 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 93 से 295 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, और नीचे में ये और गिर सकता है। 276 का पहला टारगेट है, और नीचे की भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना
नेचुरल गैस काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ऑप्शंस के जरिए भी जाए। दिव्या ने कॉल भी दी है ऑप्शंस की नेचुरल गैस में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात ग्वार सीड और ग्वारगम की करते हैं, क्योंकि दोनों में आज तेजी दिख रही थी। पिछले सत्र यानी शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था अच्छी तेजी बनी थी और सुबह में भी 1.5% से ज़्यादा की तेजी थी, लेकिन वो तेजी अब गायब हो गई है। ग्वारगम का वायदा आ चुका है, जुलाई का वायदा 9,870 के आसपास, करीब 0.5% की गिरावट, और ग्वार सीड का वायदा आ चुका है 5,300 के करीब। यहां पर भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट दिख रही थी। कहा जा रहा था जितने भी निगेटिव फैक्टर्स थे ग्वार के लिए वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं, तो यहां से रिकवरी बनेगी। आज सुबह में सोमानी जी ने तो ये भी कहा था कि आगे एनसीडीएक्स में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला काउंटर ग्वार सीड और ग्वारगम हो सकता है, तो आगे के फंडामेंटल्स बेहतर दिख रहे हैं। और खास करके एक हमने अहम रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें पुखराज जी ने यह भी कहा था कि ग्वार के जो मेजर एरिया है, जो मेजर जिले हैं, वहां पर बारिश कम हो रही है। भले ही राजस्थान में आपको भारी बारिश दिख रही हो, लेकिन जहां पर ग्वार की खेती ज़्यादा होती है वहां पर बारिश कम हो रही है, तो ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर है, क्योंकि मानसून बेहतर होने पर ग्वार की खेती बढ़ जाती है। बात करते हैं मसालों की। हल्दी से शुरुआत करते हैं। हल्दी का वायदा 13,550 के आसपास है। आज 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है, ठीक ठाक तेजी है। दबाव हम यहां पे इसलिए देख रहे थे क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि पिछले सीजन से 15 से 20% तक ज़्यादा खेती हो सकती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो हल्दी की फसलें हैं जो इस सीजन में होती है महाराष्ट्र में और जब बाकी जो उत्पादक एरिया में, वहाँ पर बाकी फसलों में उतना भाव नहीं मिल रहा है जो अट्रैक्शन हल्दी को लेकर है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है हल्दी को लेकर। जीरे की बात करें 19,800 के ऊपर है। जीरे में भी शुरुआती नरमी के बाद अब तेजी लौट आई है, आधे % से ज्यादा की तेजी। लोअर लेवल पे बाइंग है, हालांकि अराइवल्स के नंबर और कमजोर घरेलू डिमांड और साथ ही एक्सपोर्ट की चिंता भी यहां पर दबाव बना रही है। 20,000 के ऊपर बार बार जाने में फिर से मुनाफा वसूली जीरे के काउंटर में दिखती है। धनिया की चाल अगर देखें तो 7,235 के आसपास है, यहां पर आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। तो धनिया सुस्त है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। अराइवल्स हालांकि कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी मॉनसून के फैक्टर की वजह से भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग यहां पर देखने को नहीं मिली। जैसे जैसे सीजन खत्म होते हैं, आगे मॉनसून की चाल धीमी पड़ेगी, उसके बाद नए खरीदार यहां पर खरीदारी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ अहम अपडेट है। चलिए इस शो को यहीं समेटने का वक्त आ चुका है। अब जाने से पहले आपको बता दें कि जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए एक अहम अपडेट है कि अगर आपकी कोई भी खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमको भेजिए। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना वीडियो बनाएं। वीडियो नहीं बना सकते हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपना वीडियो बनाएं। हम लगातार हर दिन शाम के शो में किसानों की आवाज़ उठाते हैं, सवाल लेते हैं। आपकी कोई दिक्कतें परेशानियां हैं तो भी आप हमें भेज सकते हैं। चलिए शो को खत्म करेंगे, जाने से